हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट न्यूज है डीएनए बेस्ड कोविड-19 के लिए वैक्सीन, और ये तैयार की है जायडस कैडिला नाम की कंपनी ने। ये दुनिया की पहली डीएनए बेस्ड कोविड वैक्सीन होगी और इस वैक्सीन का नाम है जाइकोव डी। रिसेंटली इसके अप्रूवल के लिए DGCI के पास रिक्वेस्ट भेजी गई है। नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जायडस कैडिला है वो एक इंडियन कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर्स है वो है अहमदाबाद में। ये गुजरात में है। रिसेंटली अहमदाबाद इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि सोशल जस्टिस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि दिव्यांगता खेल केंद्र सेटअप किए जाएंगे और पहला ऐसा खेल केंद्र अहमदाबाद में ही सेटअप किया जाएगा। नाउ कमिंग टू DGCI। DGCI क्या है? ये है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। एक्चुअली कई जगह पर आपको ये DCGI लिखा हुआ मिलेगा, कई जगह पर DGCI। फुल फॉर्म है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में। वैक्सीन्स की बात करें तो अभी तक अपने देश में 3 वैक्सीन्स को अप्रूवल दिया गया है। एक है कोविशील्ड, एक है कोवैक्सीन और तीसरी है स्पुतनिक। नेक्स्ट न्यूज है ग्रीन टैरिफ पॉलिसी से रिलेटेड। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ग्रीन टैरिफ पॉलिसी प्रिपेयर कर रही है। अब इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ। एक टर्म जो आपने कई बार नोटिस की होगी, डिस्कॉम्स। यहाँ पर पावर जनरेशन हुई, ये है मान लीजिए आपका घर। तो पावर जनरेशन सोर्स से जो घर तक बिजली पहुंचाई जाती है वो पहुंचाई जाती है डिस्कॉम्स के द्वारा, यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के द्वारा। सो डिस्कॉम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का शॉर्ट फॉर्म है। पावर जनरेशन कंपनीज कौन सी हैं? जैसे मान लीजिए NTPC है, तो इन्होंने बिजली बनाई और वो बिजली डिस्कॉम ने इनसे खरीदी और उसके बाद यूजर्स को सप्लाई की। अब गवर्नमेंट एक ग्रीन टैरिफ पॉलिसी बनाने वाली है ताकि ये डिस्कॉम जो है वो ग्रीन या क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट से जो बिजली बनती है, मान लीजिए विंड पावर से जो बिजली बनी वो एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। सो इनसे ये एनर्जी खरीद पाएंगे और उसको सस्ते दाम पर यूजर्स को दे पाएंगे। जो कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी सोर्सेज हैं वो है यानी कोयले के थ्रू बनाई जाने वाली, लेकिन अभी जो क्लीन सोर्सेज हैं उनमें आ गया आपका विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंडिया का 2022 तक के लिए जो टारगेट है वो है 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी और इसमें से 100 GW है वो सोलर से आना है। अब डिस्कॉम्स की बात करें तो डिस्कॉम्स से रिलेटेड एक स्कीम भी है, उदय स्कीम। उदय का मतलब है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्कीम लॉन्च की थी। एक्चुअली डिस्कॉम्स है वो फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड है, यानी कि उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी होती है। उसका एक मेजर रीजन ये है कि जब वो पावर ट्रांसफर करते हैं तो उसमें ट्रांसमिशन लॉस होता है। दूसरी बात ये होता है कि लोग बिजली की चोरी करते हैं और टाइम से बिल नहीं भरते, तो उसकी वजह से भी डिस्कॉम्स पर प्रेशर होता है। अब इन्हीं के चलते गवर्नमेंट ने ये स्कीम स्टार्ट की थी, उदय यानी उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, जिसके तहत गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर आप कुछ रिफॉर्म्स लोगे, कुछ स्पेसिफाइड रिफॉर्म्स लोगे तो गवर्नमेंट आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देगी। सो ये उदय स्कीम है, ये डिस्कॉम से रिलेटेड है। अब पावर टैरिफ की बात करें। टैरिफ का मतलब क्या है? टैरिफ का मतलब है रेट, कि बिजली किस रेट में यूजर को मिलेगी या बिजली किस रेट में खरीदी जाएगी। सो इसके लिए अपने देश में है CERC यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। ये टैरिफ सेट करता है, यानी जैसे RBI है बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर, सेबी है स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर, PFRDA पेंशन सेक्टर का रेगुलेटर है और IRDEA इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर है। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के लिए CERC रेगुलेटर है और ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में है और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसकी स्थापना की गई थी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ऑफ 2003। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल है वो ओडिशा से रिलेटेड है। सो अभी भारत का अकेला ऐसा राज्य बन गया है ओडिशा जहां पर क्रोकोडाइल की 3 स्पीसीज पाई जाती हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये 3 स्पीसीज क्या क्या है? एक है घड़ियाल्स, दूसरा है मगर क्रोकोडाइल और थर्ड है साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। सो ये दोनों है फ्रेश वाटर और ये है साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ये तीनों वेराइटीज ओडिशा में पाई जाती हैं और इसी के कंटेक्स्ट में ओडिशा न्यूज में था। एक्चुअली घड़ियाल्स हैं वो 1975 में ओडिशा में इंट्रोड्यूस किए गए थे और पहली बार इनकी नेचुरल नेस्टिंग है वो विटनेस की गई थी। सो अभी रिसेंटली घड़ियाल महानदी में स्पॉट किए गए थे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। सो रिसेंटली ब्रिटिश लॉयर
करीम खान इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के चीफ प्रोसिक्यूटर बने हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आईसीसी क्या है? आईसीसी है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और ये रोम स्टैट्यूट के तहत बनी है और ये दुनिया का पहला परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ना ही यूएसए इसका मेंबर है, ना ही चाइना इसका मेंबर है और इसका ज्यूरिसडिक्शन है वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है बैक डेट से। सो ये इफेक्टिव हुआ था 1 जुलाई 2002 में। तो कहने का मतलब है इससे पुराने जो मैटर्स हैं ये उनको हैंडल नहीं कर सकते। अगर इसकी रेट्रोस्पेक्टिव ज्यूरिसडिक्शन होती तो ये पुराने मैटर भी हैंडल कर सकता था। एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि आईसीसी यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। एक और आईसीसी होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। सो ये क्रिकेट से रिलेटेड है और इसका मुख्यालय है दुबई में। दुबई यूएई में है, यूनाइटेड अरब अमीरात्स। नेक्स्ट है यूनिसेफ से रिलेटेड। सो एक्चुअली यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी और इस साल यूनिसेफ ने 75 ईयर्स पूरे किए हैं। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। यूनिसेफ 1953 में यूएन का परमानेंट पार्ट बना था। यूएन है यूनाइटेड नेशंस। रिसेंटली यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो री इलेक्ट हुए हैं। उनका नाम है एंटोनियो गुतेरेस, यानी वो दोबारा से इलेक्ट हुए हैं। वो पुर्तगाल से हैं और पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बॉन। रिसेंटली इंडिया ने भी पुर्तगाल के साथ एक एग्रीमेंट किया था मैरीटाइम म्यूजियम के लिए और ये कहाँ होना है? ये लोथल में होना है। लोथल कहाँ है? ये गुजरात में है। लोथल एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है। इंडस वैली को हड़प्पा संस्कृति भी बोलते हैं। सो यूनिसेफ की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इस साल ये न्यूज में है क्योंकि इस साल इसके 75 ईयर्स पूरे होंगे और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में जो कि यूएसए में है और इसके हेड है एच फोरे। नेक्स्ट है आसाम से रिलेटेड। सो रिसेंटली आसाम ने सर्वे ऑफ इंडिया के साथ एक एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है स्वामित्व स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, स्वामित्व स्कीम क्या है? स्वामित्व स्कीम का फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस, आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। कहने का मतलब है कि विलेज एरियाज में जो प्रॉपर्टी है उसकी नई टेक्नोलॉजी या इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन्स हैं, इन सब की मदद से उसकी मैपिंग होगी और उस मैपिंग के बेस पर लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड्स दिए जाएंगे। ये स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की। सो पंचायती राज मिनिस्ट्री इसकी नोडल अथॉरिटी है और जो सर्वे रिलेटेड काम है वो किया जाएगा सर्वे ऑफ इंडिया। इसीलिए आसाम ने रिसेंटली सर्वे ऑफ इंडिया के साथ ये एमओयू साइन किया है। ये स्कीम 24 अप्रैल को लॉन्च की गई थी 2020 में। 24 अप्रैल क्यों खास है? क्योंकि ये नेशनल पंचायती राज डे के तौर पर मनाया जाता है। नाउ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो ये 3rd टीयर का पार्ट है। 3rd टीयर का मतलब है 3rd लेयर। सो 3 लेयर है अपने देश में गवर्नेंस की। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी है स्टेट गवर्नमेंट और तीसरी है ये 3rd टीयर जिसमें जो रूरल एरियाज है वहां पर आएगी पीआरआई पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और जो अर्बन एरियाज है वहां पर आएंगी म्युनिसिपैलिटीज या फिर जिनको यूएलबी बोलते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज। सो इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। 73rd से पीआरआई को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया और 74th से यूएलबीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। नाउ रिसेंटली आसाम एक और इवेंट के कारण न्यूज में था। आसाम ने देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क के तौर पर नोटिफाई किया है। इसके अलावा आसाम ने रिसेंटली रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट है उसको भी नेशनल पार्क का स्टेटस दिया है। नाउ कमिंग बैक टू SII यानी सर्वे ऑफ नाउ कमिंग बैक टू सर्वे ऑफ इंडिया। सो सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1767 में और इसका मुख्यालय है देहरादून में। इनफैक्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया दैट इज FSI और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन दोनों का मुख्यालय भी देहरादून में है, जबकि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन दोनों का मुख्यालय है कोलकाता में। और ये चारों की चारों इंस्टीट्यूशंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। ये चारों की चारों इंस्टीट्यूशंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में, जबकि सर्वे ऑफ इंडिया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में है। सो इसमें दो प्रोमिनेंट डिपार्टमेंट हैं DST एंड DBT। DST स्टैंड्स फॉर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DBT स्टैंड्स फॉर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर है वो गुवाहाटी में प्लांट किया गया। फर्स्ट थिंग फर्स्ट,
GM का फुल फॉर्म क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड। अब इस टर्म का मतलब क्या होता है, इसके लिए मैं आपको एक सिंपलेस्ट एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपको नमक वाली रोटी पसंद नहीं है, नमक यानी साल्ट। सो आपके घर वाले क्या करेंगे, आपके लिए अलग से आटा लगाएंगे और उसमें बिना नमक डाले रोटी बना देंगे। तो उन्होंने आपकी कंडीशन के हिसाब से प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर दिया। इसी तरीके से अगर प्रोडक्ट्स को जेनेटिकली मॉडिफाई करेंगे स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए तो उनको GM क्रॉप बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ड्रोट का एरिया है यानी सूखा एरिया है, यहाँ पर कोई भी फसल उगाने के लिए पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। सो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम ऐसे सीड्स तैयार कर सकते हैं जो बिना पानी के भी उगाए जा सकते हैं। या फिर हो सकता है मान लीजिए कोई पेस्टिसाइड का इश्यू है, पेस्ट का इश्यू है और इस पेस्ट की वजह से फसल बर्बाद हो जाती है। तो GM की मदद से यानी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे GM क्रॉप्स तैयार की जा सकती हैं जो इन पेस्ट से ऑलरेडी रेजिस्टेंट हो, यानी कि इन पर इस पेस्ट का कोई असर ही नहीं पड़े, तो फसल भी बर्बाद नहीं होगी और प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी। तो ऐसे क्रॉप्स को GM क्रॉप्स बोलते हैं। अभी तक अपने देश में सिर्फ BT कॉटन को अप्रूवल दिया गया है GM क्रॉप के तौर पर, और अभी ये रबर है, ये सेकंड ऐसा प्रोडक्ट है जिसका ट्रायल चल रहा है। ऐसे तो BT ब्रिंजल का भी ट्रायल है लेकिन उसमें भी काफी इश्यूज हैं। सो इस GM रबर को तैयार किसने किया है? इसको तैयार किया है RRII कोट्टायम ने। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सो ऑब्वियसली GM रबर है तो आप रबर से रबर याद रख सकते हो, रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो GM प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए अप्रूवल कौन देता है कि हाँ इसको उगाया जा सकता है या इसको नहीं उगाया जाना चाहिए? इसके लिए अपने देश में है GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में है और इसके चेयरपर्सन है वो MEFC से ही एक सेक्रेटरी होते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसके को चेयरपर्सन है वो DBT यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से एक सेक्रेटरी होते हैं। अब DBT का रोल क्यों आया? क्योंकि हमने ये जो GM क्रॉप्स तैयार की हैं ये बायोटेक्नोलॉजी की मदद से तैयार की हैं और बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड इश्यूज DBT के अंडर में है, क्योंकि DBT का फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। नाउ GM रबर के अलावा भी एक और प्रोडक्ट रिसेंटली न्यूज में था, ये है येलो गोल्ड 48। सो ये वाटरमेलन की वैरायटी है और रिसेंटली बेयर नाम की कंपनी ने इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है। बेयर एक जर्मन कंपनी है, यानी ये जर्मनी की एक कंपनी है और इन्होंने इंडिया में सेमिनिस ब्रांड के तहत इस येलो गोल्ड 48 को इंट्रोड्यूस किया है। सो आपसे पॉसिबल क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? एक, रिसेंटली येलो गोल्ड 48 वाज ए न्यूज, इट इज ए वैरायटी ऑफ वाटरमेलन। इसमें खास बात क्या है? एक तो ये पेस्ट रेजिस्टेंट है, दूसरा डिजीज से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है और इसमें प्रोडक्शन ज्यादा होगा। नाउ सेकंड जो पॉसिबल क्वेश्चन है वो आपसे पूछ सकते हैं कि ये किस कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया? सो ये बेयर ने इंट्रोड्यूस किया। बेयर कहाँ की कंपनी है? ये जर्मनी की कंपनी है और इंडिया में इन्होंने सेमिनिस ब्रांड के नाम के अंडर में ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है। नेक्स्ट न्यूज है उत्तर प्रदेश के चांदोली डिस्ट्रिक्ट से। सो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। नीति आयोग का एक इनिशिएटिव है ADP, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम उन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए शुरू किया गया था जो अपने देश में मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, ताकि यहाँ पर बेसिक डेवलपमेंट किया जा सके और डिफरेंट स्टेट से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट की गई। उनमें से एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश की चांदोली डिस्ट्रिक्ट। रिसेंटली UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने पाया कि उत्तर प्रदेश के चांदोली डिस्ट्रिक्ट ने इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत काफी इंप्रूवमेंट किया है और उसके इंप्रूवमेंट का एक मेजर रीजन ये भी है कि इस डिस्ट्रिक्ट ने ब्लैक राइस उगाना शुरू कर दिया और ब्लैक राइस को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। एक्सपोर्ट यानी बाहर विदेशों में बेचना शुरू कर दिया। तो इसने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में ब्लैक राइस को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। नाउ इसमें पॉसिबल क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं? एक, ये ब्लैक राइस है, जनरली इसको मणिपुर में उगाया जाता है और इसको चाक हाउ के नाम से भी जानते हैं और ये मणिपुर का एक GI प्रोडक्ट है। GI का मतलब है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अच्छा, इसके अलावा रिसेंटली एक और राइस न्यूज में था, रेड राइस। ये उगाया जाता है आसाम के ब्रह्मपुत्र वैली रीजन में। रिसेंटली ये न्यूज में था क्योंकि इसका एक कंसाइनमेंट USA को एक्सपोर्ट किया गया था। इसके अलावा रिसेंटली एक और वैरायटी न्यूज में थी राइस की, इसको बोलते हैं बुद्धा राइस। इसको काला नमक राइस भी बोलते हैं। रिसेंटली ये न्यूज में था क्योंकि इसका एक कंसाइनमेंट
सिंगापुर सेंड किया गया था। सो ये जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं इनके एक्सपोर्ट के लिए अपने देश में एक एजेंसी है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऐसे ही मरीन प्रोडक्ट्स के लिए है MPEDA। ये दोनों अथॉरिटी हैं, ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर में है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर में होंगी क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की बात है, लेकिन प्लीज रिमेंबर कि ये दोनों कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर में है। सो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स। अब बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट न्यूज इवेंट्स की। सो इंटरनेशनल विडोज डे ये था 23 जून को। इसके अलावा 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे के तौर पर भी मनाया गया और इसका थीम था स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव। इसके अलावा 23 जून को UN पब्लिक सर्विस डे के तौर पर भी मनाया गया। नेक्स्ट है माया सुदान। सो रिसेंटली सी वाज इन न्यूज बिकॉज वो IAF इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है, फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट। वो ओवरऑल पहली महिला फाइटर पायलट नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर से आने वाली वो पहली महिला फाइटर पायलट है इंडियन एयरफोर्स में। नेक्स्ट है विल। सो रिसेंटली US के एक्टर विल स्मिथ ने अनाउंस किया कि वो अपनी बुक लिखेंगे और इसका टाइटल है विल। नेक्स्ट है कृषक बंधु। सो ये वेस्ट बंगाल की एक स्कीम है, कृषक माने फार्मर, सो ये फार्मर वेलफेयर के लिए एक स्कीम है। नेक्स्ट है एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज। सो रिसेंटली WWF ने ये अवार्ड दिया उपासना कामिनेनी को। नेक्स्ट है बेस्ट शिप ऑफ ईस्टर्न फ्लीट अवार्ड, ये अवार्ड दिया गया INS सह्याद्री को। नेक्स्ट है इंसेंटिव्स फॉर हैविंग मोर चिल्ड्रन। सो रिसेंटली मिजोरम के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन्होंने एक अनाउंसमेंट की कि जो ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी, यानी उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाएगा। अब इसके पीछे रीजन क्या है? एक्चुअली मिजोरम में मिजो कम्युनिटी है, उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। सो इसको एनकरेज करने के लिए रिसेंटली मिजोरम के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने ये अनाउंसमेंट की थी। नेक्स्ट है एनुअल रिपोर्ट ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑन चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। सो ये रिपोर्ट पब्लिश की थी यूनाइटेड नेशंस ने। सो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज इवेंट्स। अब एक जरूरी बात, ये जो न्यूज इवेंट्स हैं ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है और ये आपको ज्यादा देर तक याद नहीं रहेगी। सो इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अभी जब आपका एग्जाम पास नहीं है तो आप इसको लिखते जाओ अपनी नोटबुक में वन लाइनर इंफॉर्मेशन के तौर पर, और जैसे ही आपका एग्जाम पास आए तब ये जो पेजेस जो आपने खुद लिखे हैं, जो भी 10-15 पेजेस बनेंगे, उसको आपको बार बार रिवाइज करना है। रिवाइज क्या करना है? उसको रट्टा मारना है, क्योंकि ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसमें आप कोई लॉजिक नहीं लगा पाओगे, ना ही इसमें कुछ समझने लायक है। सो इसका सिंपल तरीका यही है कि अभी आप सिर्फ अपना कंटेंट तैयार रखो ताकि जैसे ही एग्जाम पास में आए आप इसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर सको। सो जितनी भी कैटेगरीज हैं, जैसे इंपॉर्टेंट डेज हैं, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप सब बार बार रिवाइज करके याद रखो, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं रहेगा। सो आपको बस इसका मटेरियल तैयार रखना है और जब एग्जाम पास में आए तब इसको रटना है। ऐसे ही जो पर्सनैलिटीज इन न्यूज हैं, स्पेसिफिकली किनकी मौत हुई है या फिर कोई रैंडम पर्सनैलिटीज हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हमें याद रखना पड़ेगा। आप नहीं याद रखोगे तो आपका कॉम्पिटिटर याद रखेगा। इट्स ऑल अबाउट रिलेटिव स्कोर। और भी जितने फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जिसको क्रैम करना है उसको आप अभी से क्रैम मत करिए। जैसे रैंडम अवार्ड्स हैं, इनको भी आप अभी से क्रैम मत करिए, बट इनको एक पेज पर लिख के रखिए कैटेगरी वाइज अपने हिसाब से, ताकि एंड टाइम पे आप इनको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सको। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपको ये सजेशंस हेल्पफुल लगे तो आप इनको फॉलो करिए, नहीं हेल्पफुल लगे तो आप इनको इग्नोर करिए। आजकल बेवकूफ बनाने का टाइम है। सो अगर मैं कहूं कि आपको कुछ हार्डवर्क करना होगा तो आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स तो वहीं पर हाथ खड़े कर देंगे कि नहीं, दूसरे YouTube चैनल ने तो बताया कि हमारा वीडियो देखने से ही सब हो जाएगा, तो आप फिर वो देखिए। क्योंकि अगर आपको कोई भी एग्जाम क्लियर करना है, नो मैटर कितना छोटे से छोटे लेवल का एग्जाम हो, अपने देश में अभी पॉपुलेशन इतनी है कि आपको रूथलेस होकर प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आप कहीं पर भी लापरवाह होते हो किसी एक फील्ड में भी, मान लीजिए आपके एग्जाम में 4 सेक्शन है, आप किसी एक सेक्शन में भी लापरवाह होते हो तो ये एश्योरिटी है कि आपसे बेटर स्कोर करने वाले बहुत मिलेंगे। सो मीडियोकर मत बनो। अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सीरियस होकर करो, अदरवाइज अपने पेरेंट्स को बोल दो कि मेरे से नहीं हो रहा। और हाँ, जो चीज आप खुद पढ़कर कर सकते हो ना, वो चीज आपको कोई वीडियो, कोई टीचर नहीं करवा सकता। जो चीज आप खुद लिखकर नोट्स बनाकर रिवाइज करोगे, वो चीज आपको ना तो कोई PDF
उस तरीके से आपके ब्रेन में इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है, ना ही कोई एक्सीलेंट से एक्सीलेंट टीचर उस चीज को आपके ब्रेन में स्टोर कर सकता है। एग्जाम में जब आपको चीजें रिकॉल करनी होंगी तो आपके खुद के एफर्ट्स काम आएंगे, ना कि आपके टीचर ने आपको क्या क्या तैयार करवाया था, क्योंकि टीचर ने तो सभी को तैयार करवाया है और सब तो क्लियर नहीं करेंगे, ये तो प्रैग्मेटिक है नहीं। सो प्लीज मेक श्योर आप अपनी साइड से 100% एफर्ट लगाओ बिना कोई काम चोरी के। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।